प्रचार का शोर आज दुमका और बेरमो दोनों सीटों पर थम जाएगा। इस बीच दुमका में चुनावी अभियान की कमान संभाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। दुमका उपचुनाव के चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी हमारे पत्रकार मित्रों, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से स्वागत करता हूं कि आपने इस उपचुनाव में और इस कोरोना संक्रमण में भी आप लोगों ने अपने चौथे स्तंभ का कर्तव्यों का निर्वहन काफ़ी मुस्तैदी से किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के इस चुनावी जंग के आखिरी प्रचार प्रसार में आपके साथ थोड़ी देर वार्ता के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और आपको लगभग कुछ इशारे मिल रहे होंगे कि चुनाव का परिणाम का दिशा क्या हो। मैं चूंकि भविष्यवाणी करता तो हूँ नहीं, ना कोई ऐसी संस्था हूँ जहाँ पर इस तरीके के काम किए जाते हों, जहाँ किसको जीत किसको हार दिखाई जाती है। ये आप लोग आकलन करेंगे, आप लोग चर्चा भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है राज्य के बेहतरी के लिए, राज्य में विकास को गति देने के लिए आज राज्य के दो उपचुनाव में हमारे मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा मतदाताओं से, कोरोना संक्रमण है, चुनाव आयोग ने पूरे एहतियातन के साथ इस चुनाव को कराने का निर्णय लिया है। आप सब लोग लोकतंत्र के इस पर्व में, इस कोरोना संक्रमण में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया इस चुनाव का। अब हमारा काम इस राज्य को इस संक्रमण से बाहर निकालते हुए जीवन सामान्य करते हुए इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य में हमें अभी आगे लगना है। विशेष आज के इस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार मित्रों से चाहूँगा कि हमने अपनी बातें तो जनता के समक्ष रख ही दी। आपके कुछ मन में सवाल हों तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या सीन नजर आ रहा है? मैंने इसका जवाब पहले दे दिया आपको।
सर ये बताया जाए, ये जो एफआईआर हुआ है क्यों किया गया? एजेंशन के आधार पर वो ऐसा होने वाला एफआईआर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा। अब ये लोग जिस तरीके से अन्य राज्यों में और देश में राजनीति का नया आयाम खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां ये हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां ये लोकतंत्र की हत्या धन बल के आधार से करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी का परिचायक है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके के बयान देते हैं मानो इनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ये आखिर इनका कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा राज्य के लिए, देश के लिए भाजपा की तरफ से इस तरीके का प्रयास आने वाला भारतीय राजनीति में और देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ा घातक बनेगा। क्या आप, अगर बिकाऊ की बात है तो इसका मतलब इन्होंने दुकान खोल रखे हैं, इन लोगों ने पैसे का खेल करने के तैयारी में है। अगर ये इस काम में लगने जा रहे हैं और सोचने की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एफआईआर निश्चित रूप से काफ़ी मजबूत होगा और इस पर जांच करते हुए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये आपका कोई टोटका तो नहीं है? आप भी 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो रघुवर दास पर ऐसे ही जब चुनाव पर समाप्ति की ओर था प्रचार तब किया था, अभी दीपक प्रकाश पर किया। ये दोनों गैर आदिवासी हैं और ये इसी तरह की बात बाबूलाल मरांडी भी बोलते आ रहे हैं। तो गैर आदिवासियों को टारगेट बनाकर कोई टोटका तो आप नहीं कर रहे? क्या आदिवासी गैर आदिवासी की बात कर रहे हैं आप? 2019 में रघुवर दास पर एक केस किया। ये बात आदिवासियों के हित की बात करते हैं। आज इनसे पूछ लीजिए इनके कितने विधायक हैं आदिवासियों का। आज ये बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं। आज हम अपने अगर वंशवाद को ही देखते हैं तो इनके भाजपा में देख लीजिए कितने लोग भानु प्रताप शाही से लेकर के भरे पड़े लोग हैं इनके। और मेरे 30 विधायक हैं, 30 में कितने हमारे वंशवाद से ये जुड़े हुए हैं। और बताइए 30 में हमारे कितने विधायक आदिवासी हैं और उनके पास कितने विधायक आदिवासी हैं। आज ये किन लोगों ने चुना है? केस हो गया तो केस हो गया। और जिस तरह से वहाँ जो थाना इंचार्ज खड़े होकर की तरह वो ले रहे हैं, उसका एप्लीकेशन जो है वो ले रहे हैं। क्या चीज़? कल जो एप्लीकेशन ये लोग एफआईआर का एप्लीकेशन लिए हैं, जो थानेदार अपने सीट से खड़े हो गए थे, तो ये क्या लगता है प्लस एक रिसीविंग भी इशू किया गया। आमतौर पर जब कोई एफआईआर करने थाने में जाता है तो कोई रिसीविंग या इस तरह देने की परंपरा आपको नहीं लगता कि किसी को ऐसा नहीं होगा कि रिसीविंग एफआईआर जैसा मिलता है? लेकिन जितना आगे बढ़ करके पुलिस जो है और जितना धारा लीक करके एप्लीकेशन में दिया गया, सभी के तहत एफआईआर आप कानूनी पहलू से इसकी जानकारी लें कि इस पर एफआईआर बनता है कि नहीं बनता है। निश्चित रूप से हमने बहुत, या हमारे सहयोगियों ने बहुत सोच समझकर इस कदम को आगे उठाया है, क्योंकि ऐसी हरकतें इन लोगों ने अन्य राज्यों में भी किया है। तो
हमारे कांग्रेस के सहयोगी इस विषय पर बहुत बेहतर बता सकते तो हैं। अब ये एफआईआर की रिसीविंग कॉपी सबको मिलेगी क्या, जब आम जनता को मिलेगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको ऑनलाइन मिल जाना चाहिए और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मिल जाए। गिरफ्तारी के लिए कब तक प्रयास किया जाएगा? क्या कुछ तरह की बातें तय जाएगी, दबाव दी जाएगी? जो इस तरीके के गलत चीज़ों में संलिप्तता होगी तो निश्चित रूप से कानून अपना कार्रवाई करेगा। केंद्र राज्य का संबंध बिगड़ेगा इससे? हाँ? केंद्र और राज्य का संबंध इससे बिगड़ेगा? सुधारने की दिशा में कोई पहल कर रहा है क्या? आज हमारे आरबीआई खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं, इसका क्या संकेत है? हमारे राज्य में बिजली काटे जा रहे हैं केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर, इसका क्या संकेत है? आज राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर खननों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसका क्या संकेत है? जिसकी लड़ाई हमें कानूनी भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे में तो विकास प्रभावित होगा। ये आप दोनों का ले रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने विगत 5 साल में क्या तीर मार लिया, जरा हमें बता दें। झारखंड के लोगों को मिलेगी कि सब बांग्लादेश जाएगी? पूर्व की सरकार ने तो जो मसौदा बना के दिया है वो मेरे ख्याल से आप सबको उपलब्ध है। उनके अनुसार तो देश को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उस मसौदा को फिर से निरीक्षण करेंगे, उसका आकलन करेंगे। उस पश्चात इस विषय पर आपके समक्ष बातें रखेंगे। बीजेपी तो यह कह रही है कि हमारी जितनी भी योजनाएं थी, इस सरकार ने सभी योजनाओं को बंद कर दिया, तो विकास के आधार पर ये करेंगे। क्या कंबल घोटाले का योजना हम फिर चला लें इन्हीं के ये से? आज आपको मालूम है दिल्ली के अखबारों में, आज दिल्ली के अखबारों में बड़े बड़े द संडे एक्सप्रेस में छपा है। दिल्ली में अच्छे कामों के लिए छप रहा होता तो थोड़ा मन भी लगता है कि हाँ, राज्य सरकार ने कुछ काम किया है। क्या है सर? किस तरीके से डीबीटी ट्रांसफर में बच्चों का स्कॉलरशिप मारा गया है बड़े पैमाने पर। और सब आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों का अधिकार किस तरीके से इन लोगों ने लूटा है, इसके लिए हमारे मुख्य सचिव जी को भी इसका संज्ञान आया है और इस पर जांच होगी। और जो भी ये जो घोटाला हुआ है, ये माननीय मंत्री जी ही यहाँ की थी जो पहले, उन्हीं के विभाग का घोटाला। क्या ऐसे लोगों को ये लोग जिताएंगे जो आदिवासियों का, दलितों का, अल्पसंख्यक का हक अधिकार मारता हो? इसकी जांच कब तक आप प्रारंभ करवाएंगे? अभी संज्ञान में आया है, अब जितना जल्दी हम लोग कर सके। अभी बहुत सारे जांच चल रहे हैं, आपने देखा होगा कई अवसरों पर तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एफआईआर तक दर्ज हो चुका है। कितनी राशि इसमें डाला हुआ है? मामला क्या है पूरा? बच्चों का जो स्कॉलरशिप होता है उसमें, और इसमें लगभग बहुत लंबा चौड़ा है। लाख में है, करोड़ में है? कहीं 10,000 है, करोड़ का है, तो कहीं लंबा चौड़ा है, करोड़ों में। सिर्फ झारखंड का है। दिल्ली में इसका मतलब नहीं है कि पूरे भारत का है। ये झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं ये लोग, पूर्व की सरकार। उपलब्ध करा देंगे, नेट में अवेलेबल है, वैसे आप लोग को ट्रांसफर कर देंगे। जीएसटी के नाम मामला है सरकार से। हाँ, आप लोग को सभी राज्यों की शिकायत है कि जीएसटी की राशि नहीं दे रही है। महाराष्ट्र बोल रहा, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का पैसा तो सब केंद्र में चल जा रहा है और दे नहीं रहे हैं। कैसे काम करेंगे?
आप देख ही रहे हैं देश के वित्त मंत्री जी क्या बोलती हैं, एक्ट ऑन गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, भगवान भरोसे अब हम पैसा नहीं देंगे। और जो इन लोगों ने जीएसटी लागू करने समय राज्यों को जिसका दिलासा दिलाया था, आज उसके विपरीत आज कोरोना के वजह ये लोग कोरोना को ये लोग दोष देते हैं। आज बताइए देश का अर्थव्यवस्था का स्थिति क्या कोरोना के पहले बिगड़ी नहीं है क्या? आज इन लोगों ने जिस तरीके से देश के संवैधानिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक हितों में उपयोग किया है, नतीजा आज देश का अर्थव्यवस्था, बड़ा आश्चर्य होगा आपको। मैं बार बार बोलता हूं, छोटे मझोले इंडस्ट्री खुल नहीं रहे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लगभग ठप सा है, और आज जीडीपी नीचे और शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। ये कमाल है कि नहीं? ये भाजपा के ही लोग ये सब काम कर सकते हैं। जीडीपी नीचे और शेयर मार्केट ऊपर। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ केंद्र का आरोप है कि राज्य सरकार देश में झारखंड का आला स्थित है जो अपने कोरोना काल में बजट का 20% भी हिस्सा खर्च नहीं कर पाते। राशि रहते हुए, केंद्र का पैसा रहते हुए आप लोगों को जमीन की नहीं उतार। भाई साहब, जब केंद्र की सरकार लॉकडाउन लगाती है या लगाई थी तो उसने सोचा था कि किन राज्यों की क्या स्थिति होगी? कुछ ने कभी किसी सरकार से पूछा कि हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं ऐसे ही अचानक रातों रात? अब तो 8 बजे का जो समय होता है टीवी रात में शाम में, उसमें कभी कभी देश के प्रधानमंत्री जी सामने आते तो डर लगता है, पता नहीं कौन सा घोषणा हो जाए, कौन सा चीजें बंद हो जाए, नोटबंदी हो जाए, कि लॉकडाउन हो जाए, कि आपातकाल घोषणा हो जाए। कभी कभी पुलवामा पर मुख्यमंत्री जी कल ये बात सामने प्रधानमंत्री रखे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और ये लोग ट्वीट कर रहे थे कि पुलवामा कुछ चीजों का क्रिएट किया हुआ है, और अब पाकिस्तान में ये एडमिशन आ गया है कि ये पाकिस्तान सामने वो घटना था। तो अब इस तरह का देखिए, और विपक्षी लोगों का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो इसका मतलब आप लोग ये ना समझे कि कोई भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं वही बात है, हमारे देश में यही हो रहा है। जब देश के मुद्दे नहीं मिलते हैं ये तो विदेश घूमने चले जाते हैं, विदेशों से मुद्दे उठा के लाते हैं, और छोड़िए ये पाकिस्तान की बात करते हैं, अरे स्पेन का और दूसरे देशों का भी ये उठा के अपने राज्य में मर देते हैं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इनके कई ऐसे देश हैं जहाँ की ये उदाहरण देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये लोग अफवाहों के बादशाह हैं और अफवाहों के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं और अफवाहों के माध्यम से देश के लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अफवाह तो ये था कि बीजेपी को इसके लिए या केंद्र सरकार को दोष दिया जा रहा था कि पुलवामा इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। देखिए, आज के दिन में भारतीय राजनीति को इन लोगों ने वर्ल्ड वाइड राजनीतिकरण करने का नए नए तरीके बनाए। अगर ट्रंप को जिताना है तो भारतीयों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री को जाना है। अगर और इसी तरीके के कई देश में अगर किसी को सहयोग चाहिए तो उस प्रधानमंत्री को अपने देश में बुला लेना है। ये एक नई परिपाटी चल पड़ी है। देखिए, बुलाता है कि नहीं बुलाता है वो आपको पता है, और आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत राज्य के हिस्से में आते हैं, देश के प्रधानमंत्री तो बने जरूर हैं, लेकिन कई घटनाओं को आज के दिन में सूचना तंत्र इतना मजबूत हो चुका है
कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग की चोरियां पकड़ी जाती हैं और किस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करना है वो भी कभी कभी पकड़ी जाती है। मुख्यमंत्री जी एक सवाल बताइए कि पूरे चुनाव में अच्छा, इतना सवाल आ गया है, इसका हेडलाइन क्या बनेगा जरा बताओ। पूरे चुनाव में जो है पूरा मुद्दा गायब रहा। क्या बात बोलते हैं मुद्दा गायब रहा? कहाँ रहते हैं आप? हमने कहा मसानजोर का पानी हम मसलिया लेके जाएंगे, आपने सुना था कि नहीं? क्या बात करते हैं भाई साहब? मुख्यमंत्री जी चुनाव का ये सवाल है। मुख्यमंत्री जी हो गया ये जो चुनाव अंतिम दौर में प्रचार का, आप बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता नहीं मानते, लेकिन सभी सभा में सबसे ज्यादा आपके निशाने पे बाबूलाल था। क्या वजह था कि बाबूलाल को हटा दिया? देखिए, आदरणीय बाबूलाल जी इतना निशानात साध चुके हैं, कहां कहां निशाना साधेंगे, किसको किसको निशाना बनाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके निशाने पर थे, कुछ दिन पहले कांग्रेस के लोग निशाने पर थे, कुछ समय हम भी निशाने पे थे, फिर अचानक हम निशाने से गायब हो गए, फिर अचानक निशाने में आ गए। मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रैक्टिसेस राजनीतिक ये में बहुत घातक साबित हो सकते हैं और मिसफायर की भी संभावनाएं या बैकफायर की भी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और हम नहीं मानते हैं कि बात नहीं, आप ही बताइए ना, हम कैसे माने? बता दीजिए हम कैसे माने? कौन संवैधानिक तरीके से, कौन नीतिगत तरीके से उनको भाजपा का लीडर माने? आप ही लोग बता दीजिए। प्रत्याशी से ज्यादा बाबूलाल को आप निशाने पे रखते हैं? नहीं नहीं, मैंने उनको कभी नहीं रखा, हमने कभी उनको नहीं रखा। एक सर्विस चैनल हुआ करता था आम लोगों और सरकार ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लागू करके झारखंड के नौकरों को एक तरह से बेचने का, इस पर राज्य सरकार देखिए, क्या निकली? आउटसोर्सिंग, ये बंद होगी या रहेगी? कंपनियों का मर्जिंग, कंपनियों का निजीकरण, सरकारी संस्थाओं को बेचना, ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य में और पूरे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक को प्राप्त अधिकार छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। आज बैंकें मर्ज हो गई, जहां 100 बैंक थे अब वो 1 बैंक हो गया, 2 बैंक हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट भी घटेगी, रोजगार भी जाएगी। ये लोग पार्लियामेंट में बोलते कुछ हैं और बाहर करते कुछ हैं। पीयूष गोयल साहब का आप लोगों ने पार्लियामेंट का भाषण बहुत स्पष्ट रूप में सुना है कि रेलवे ना कभी बिकेगा ना कभी निजीकरण होगा। अब रेलवे स्टेशन भी बिक रहा है, ट्रेनें भी बाजार में उपलब्ध है खरीद बिकने के लिए, आप भी लीजिए और चला लीजिए भाड़ा में। कौन लेगा? आज किसान नीतियों को लाकर किसानों को भविष्य में जो स्थिति होना है आप आकलन नहीं कर सकते हैं। गरीब पिछड़े राज्यों के जो किसान हैं उस मार से दोबारा उभर नहीं पाएंगे। समाप्त किया जाएगा या वही पुरानी? और निजी और जहां कॉन्ट्रैक्ट की विषय है उस विषय पर भी सरकार नीति बनाएगी और राज्य के
नवयुवकों को, शिक्षित युवाओं को कंपनी के अंदर कार्यों को ध्यान में रखकर जहां स्किल्ड है, जहां नॉन स्किल्ड है, वहां पर 80% के लगभग हमारे राज्य के नौजवान शामिल हो, ऐसे नीति बनाने की तैयारी सरकार करेगी और जल्द से जल्द उसको राज्य में लागू करेगी। धीरे धीरे, हाँ, बसंत जी पहले विधायक तो बन जाए, उसके बाद की बात है। देखिए, अभी अभी मैं कुछ जगहों पर संथाल परगना के सामाजिक और हमारे जो रेवेन्यू से जुड़े व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की जो भूमिका है, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी और उनसे हमने इस बात का भी उनके समक्ष रखने का काम किया है, क्योंकि अब हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ी लगातार शिक्षा एक सीमित संसाधन के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। आने वाला समय में उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार की आवश्यकता होगी, तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन हेतु हमें राज्य में व्यावसायिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा, उद्योग लगाने होंगे, कारखाने लगाने होंगे और वो कहीं ना कहीं ये जमीन में ही लगने हैं। इस विषय पर हमारे जो ग्राम सभाओं का जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उस विषय पर आप सब लोग अपनी चर्चा को, अपने बैठक में चर्चा का एक विषय बनाएं और सरकार को आप सुझाव दें कि इस राज्य में, चूँकि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम इस राज्य में है और उद्योगों के लिए हमें जगह जगह पर बड़े भूखंडों की आवश्यकता होगी और उस भूखंड में उद्योग लगाए जाएंगे और इसके लिए हम राज्य के पारंपरिक व्यवस्थाओं के जो हिस्सेदार हैं, इनसे विचार विमर्श करते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाइड करेंगे और उद्योग लगाने का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द, मैंने कहा तो मैंने तो चर्चा शुरू कर दी। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष FIR मामले में बाबूलाल ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर सरकार को खुली चुनौती है, अगर दम है तो गिरफ्तार कर सकती है और उन्होंने इसे पार्टी की हार की। अरे इनके जैसा लाठी चलाने वाली पार्टी नहीं है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि हमने रघुवर दास जी पर FIR भी किया था। जब सरकार बनी तो हमने वो FIR वापस किया और वजह कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं पड़ते, लेकिन जब ये कुछ ऐसे दिशा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे
जहां सरकार को परेशान करने वाली बात होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। उस कार्रवाई को कोई नहीं रोक सकता, कानून अपना काम करेगा। वो तो पता चलेगा कि हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। वो तो आने दीजिए परिणाम। और जो ये बात कहते हैं, ये बात कहीं उल्टा ना पड़ जाए। ये समय पर कुछ चीज़ों को रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उनकी सरकार में कम्युनिकेशन का एक ये था। निशिकांत दुबे ने आप पर आरोप लगाया 2013 वाला, उसका जवाब अब तक नहीं मिला। देखिए, निशिकांत जी का जवाब हमारे बाकी लोग दे देते हैं। निशिकांत जी जो चीज़ अपने आप को समझ रहे हैं, मैं उनको वो समझता नहीं। और मैं उनके विषय में और उनके बयानों पर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होता हूँ, ना ही मुझे कोई परेशानी है। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा है। पूर्व की सरकार ने एक आम लोग और सरकार के बीच कम्युनिकेशन के लिए 181 मुख्यमंत्री जनसंवाद का चैनल बैठा था, जो अब बंद हो गया। हर कोई ट्वीट नहीं कर सकता है, तो क्या उस वैसा शुरुआत होगा? आप मुझे ये बताइए, उस जनसंपर्क से कितना लाभ मिला आपको? राज्य को कितना लाभ मिला? उस जनसंपर्क का अगर हम आपको ये निकाल के दे दें तो पता चलेगा कि उसके अंदर कितने चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ रही हैं। और आज ठीक है, ट्वीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल से कई लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन ये सरकार सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, लोगों के बीच में जाकर के लोगों के बीच से समाधान लेके आती है। शिक्षक नियुक्ति मामले में क्या कहेंगे? भाजपा का आरोप है, वो हमने बोल दिया, भाजपा का आरोप है उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। छोटा सा सवाल है ये। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के सार्वजनिक जीवन की योजना में पकड़ी जाती है, तो ये किसके बारे में आपने कहा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट। अब बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपको देते गए, बताते गए, और कई बातें समय उपरांत ही आपको आपके समक्ष रखी जाएगी। थोड़ा इंतजार करें। उस पर मैं उस विषय पर चर्चा पर हूँ। कुछ ठोस चीज़ें आएंगी, आपको आपके समक्ष रखा जाएगा। अभी थोड़ी सी उसमें मैच्योरिटी में थोड़ा समय है, और मुझे लगता है कि मैं उसको जल्दी करने का प्रयास में हूँ। अभी तो इसका रिजल्ट आने तो भाई, अभी इसी 2 सीटों के लिए लेकर के तो पूरा मतलब भाजपा के लगता है कि इनको जान निकल रहा हो। मुख्यमंत्री जी, उनका उपराजधानी अभी ढंग से सजी नहीं और आप कई अन्य उपराजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? आप दुमका में रहते हैं या फिर फ्लोरिडा में रहते हैं? मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आप आते नहीं हैं। कार्यालय चलता है कि नहीं? दुमका सरकार की नजर है कि नहीं दुमका में? नहीं, कार्यालय से आपको कुर्सियां चाहिए कि काम चाहिए? आप भी चाहिए, आप बैठेंगे आपकी उपस्थिति लोग चाहते हैं कि कैबिनेट चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
कॉन्फ्रेंस है। यहां पर मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों को एक संदेश देने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई मुद्दों पर उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी और साथ ही कहा है कि भले ही मैं बहुत सी बातें यहां कर रहा हूं, बीजेपी के कई जो हमले हैं उसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन असली जवाब जो है वो जनता को देना है। जनता मन बना चुकी है, उसका जवाब क्या है वो उसके दिल में है और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि हमने जो यहां पर ताकत लगाई है या जिस तरीके से संथाल में जेएमएम को प्यार मिलता रहा है वो प्यार एक बार किस हद तक फिर मिलेगा, ये 3 को जनता बता देगी। इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान ना हो। यहां पर बीजेपी के जो भी आरोप है उसका जवाब दिया जाएगा और बीजेपी जो साजिश रच रही है उसको लेकर सरकार की उस पर पूरी नजर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी पर किया है दुमका में मुख्यमंत्री ने